नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाकांत मिश्र, प्राध्यापक, शासकीय केएम कॉलेज डोंडी, जिला बालोद। आज हम लोग कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद रचित बहुचर्चित और लोकप्रिय कहानी ईदगाह का अध्ययन करेंगे। कहानी के लिए गल्प, आख्यायिका, लघु कथा आदि शब्द प्रचलित हैं। सबसे पहले हम सबको यह जानना चाहिए कि कहानी है क्या और वे कौन कौन से तत्व हैं जिसके आधार पर कहानी की रचना होती है। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है कि गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। कहानी के 6 तत्व मान्य हैं। प्रथम, कथा वस्तु। द्वितीय, पात्र या चरित्र। तृतीय, संवाद या कथोपकथन। चतुर्थ, देशकाल या वातावरण। पंचम, उद्देश्य। और षष्ठ, भाषा शैली। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या 200 से अधिक है और ये कहानियाँ मानसरोवर नामक ग्रंथ में संकलित हैं। प्रेमचंद की पूर्ववर्ती कहानियाँ आदर्शोन्मुखी हैं, अर्थात उन कहानियों का समाधान आदर्शमय है। पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा आदि ऐसी ही कहानियाँ हैं। लेकिन प्रेमचंद की जो उत्तरवर्ती कहानियाँ हैं, बाद की कहानियाँ हैं, उनमें विशुद्ध यथार्थवादिता दिखती है। उसमें आदर्श में समाधान नहीं मिलता। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसकी कथा वस्तु रमज़ान के बाद आने वाली ईद के अवसर पर 4-5 साल का छोटा लड़का हामिद द्वारा अपनी दादी अमीना के लिए 3 पैसे का चिमटा खरीद कर लाने पर केंद्रित है। हामिद के पिता गत वर्ष हैजे में मृत्यु प्राप्त किए। हामिद के पिता की मृत्यु गत वर्ष हैजे में हो गई और उसकी माता दिन प्रतिदिन पीली होती हुई काल कवलित हो गई। हामिद को यह बतलाया गया है कि उसके पिता रुपये कमाने गए हैं, वहाँ से थैलियाँ भर भर कर रुपये लेकर लौटेंगे और अम्मी जान खिलौने और उपहार लेकर लौटेगी। हामिद यथार्थ से बिल्कुल अलग अपने बालमन के कारण यह सब सुनकर प्रसन्न है। ईद के दिन उसकी दादी अमीना बहुत चिंतित है। वह घर में बैठकर रोती है। उसके पास हामिद को देने के लिए केवल 3 पैसे। ईद के अवसर पर जहाँ अन्य लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, वहाँ हामिद के पास न तो नए कपड़ों की व्यवस्था है, न टोपी की, यहाँ तक कि पैर में जूते भी नहीं और 3 कोस पैदल जाना है। किसी तरह उसकी जेब में 3 पैसे अमीना रख पाती। फिर इतना छोटा लड़का 3 कोस पैदल जाएगा कैसे? लेकिन हामिद
अपनी दादी को दिलासा देता है और अपने दोस्त महमूद, मोहसिन और नूरे के साथ उत्साहपूर्वक मेला के लिए निकल देता है। रास्ता में जो बातचीत होती है दोस्तों में, उसमें बहुत ही मनोवैज्ञानिक, बाल मनोविज्ञान पर आधारित बातें प्रस्तुत होती हैं। हामिद दादी को दिलासा देता है कि वह जल्द ही मेला से लौट आएगा और अपने दोस्त मोहसिन, महमूद और नूरे के साथ उत्साहपूर्वक मेला के लिए निकल पड़ता है। इस कहानी में प्रेमचंद ने बाल मनोविज्ञान का सम्यक उद्घाटन किया है। कविवर सूरदास की भांति बाल मनोविज्ञान के चतुर चितेरे बनकर प्रेमचंद ने जो प्रस्तुतियाँ दी है, उसमें सबसे पहले हम यह देखते हैं कि मार्ग में दोस्तों की नज़र अमीरों के बगीचे में लगे हुए आम और लीची के फलों पर जाती है, तो कंकड़ उठाकर ये उन पर मारते हैं। अंदर से गाली देता हुआ माली जब निकलता है तो ये दूर भागकर और खूब हंसते हैं, अर्थात माली को उल्लू बनाते हैं। मार्ग में जब बच्चे चलते हैं तो वहाँ पर मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है। यहाँ की बाल मनोविज्ञान देखने लायक है। कॉलेज भवन देखने के बाद बच्चे यह सोचते हैं कि इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए और अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे पढ़कर। तो यह तो कॉलेज के बारे में उनकी मनोदशा है। जब क्लब पर उनकी नज़र पड़ती है तो उनका विचार देखिए, क्लब में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। वहाँ साहब लोग शाम को खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं और मैं भी। इस स्थिति में महमूद कहता है कि ये जो बैट से खेलते हैं, ये बैट देने पर मेरी माँ के तो हाथ ही कांपने लगेंगे, अल्लाह कसम। लेकिन मोहसिन जवाब देता है कि वह तो मनो आटा पीस लेती है, कितना पानी लाती है, और जरा सा बैट हाथ में लेने पर क्या उसके हाथ कांपेंगे। इसी तरह से सब कंस्टेबल की चर्चा भी होती है और उस पर ये दोस्त बातचीत करते हैं कि ये बेचारे रात में घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। लेकिन मोहसिन इसका प्रतिवाद करता है। वह कहता है कि ये चोरी कराते हैं या चोरी करते हैं, और इसका उदाहरण भी देता है कि मेरे एक मामू हैं, थाना में काम करते हैं, उनका वेतन 20 रुपये मासिक है, लेकिन घर में 50 रुपये भेजते हैं।
पूछने पर बताते हैं कि बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले कि हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें बदनामी ना हो और नौकरी भी न चली जाए। जब दोस्तों के बीच यह बात आती है कि इन्हें कोई पकड़ता नहीं, तो मोहसिन कहता है कि इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, एक बर्तन भी नहीं बचा और उन्हें पेड़ के नीचे कई रात गुजारनी पड़ी। फिर उधारी लेकर और उधारी लेकर घर बनवाना पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सामान्य बातों के द्वारा असाधारण स्थिति निर्मित करना कहानीकार की कला है। इसमें जो यथार्थ है उसकी पुट भी मिलती है इन बच्चों की बातों में। इसके बाद ये बच्चे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी मिठाई की दुकानें आती हैं। मिठाई की दुकानों को देखकर इन लोगों के मन में यह बात आती है कि इतनी सारी मिठाइयाँ खाते कौन है, लेते कौन है। तो बच्चे वहाँ पर एक जिन्नात की कल्पना करते हैं। रात में एक जिन्न आता है और पैसे देकर सारी मिठाइयाँ ले जाता है। अब इन बच्चों के बीच जिन्नात के संबंध में जो विचार हैं, जो भाव हैं, वह भी देखने लायक है और बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह बहुत ही रोचक प्रसंग है। बच्चों के मन में जिन्नात के प्रति यह भाव है कि जिन्नात तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन कहता है कि जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान में जा लगे, और जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन कहता है कि जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान में जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटा में भी घुस जाए। उसके पास रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यही बैठे हैं और 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच गए। हामिद पूछता है कि उन्हें कैसे खुश किया जाता है, कौन सा मंत्र है, मुझे कोई बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन कहता है कि मंत्र तो नहीं जानते, पर चौधरी साहब के काबू में ये जिन्नात हैं। और उसके प्रभाव का उदाहरण भी देता है वह कि जुमरात का बछड़ा जब खो गया था तो जिन्न की सहायता से उन्होंने बता दिया कि मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। इसी प्रकार बहुत सी बातें करते हुए ये बच्चे आगे बढ़ते हैं। मिठाई की दुकान में सभी बच्चे पैसे निकाल निकाल कर मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन हामिद के पास तो केवल 3 पैसे हैं। यह दूर खड़ा होकर और अपने दोस्तों को देखते रहता है। इसके मन में भी इच्छा तो होती है मिठाई खाने की, लेकिन अपने मन को वह संतोष देता है। कहता है, अरे मिठाई खाने में कौन सा मज़ा है, किताबों में तो लिखा है इन्हें खाने से बीमारियां होती हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें
इतनी भावना कहाँ से आ सकती है कि अपने इस गरीब दोस्त को भी वो अपने साथ ले ले। मिठाई खाने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हिंडोला देखकर इनका मन आकर्षित होता है और उस हिंडोले के बारे में भी इनकी जो बातें हैं वो देखने लायक। हिंडोला देखकर इनके मन में आकर्षण होता है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, अभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे और कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। अब वहाँ जो खिलौने हैं उनमें सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु सब कुछ है। हामिद के दोस्त कोई लाल पगड़ी वाला सिपाही लेता है, कोई भिश्ती लेता है, कोई धोबिन लेता है, कोई वकील लेता है। ये सब खिलौना लेकर जब दोस्त आगे बढ़ते हैं तो हामिद अपने आप को रोके हुए हैं। आगे चलने के बाद हामिद एक लोहे की दुकान देखता है और वहीं पर रुक जाता है। लोहे की दुकान में चिमटा देखता है तो इसे दादी की याद आती है कि रोटी बनाते समय उसकी उंगलियां जल जाती है, तो क्यों न दादी के लिए हमें चिमटा खरीदिए। चिमटे की कीमत पूछता है तो उसे पता चलता है 6 पैसे, लेकिन इसके पास तो 3 ही पैसे हैं। इसलिए वह साफ साफ दुकानदार को बोलता है कि 3 पैसे में देना है तो दो, और यह कहकर वहाँ से चलते बनता है। लेकिन दुकानदार ने उसे बुलाकर और 3 पैसे में ही चिमटा दे दिया। अब उस चिमटे को कंधे पर बंदूक की तरह रखकर शान के साथ हामिद अपने दोस्तों के बीच पहुंचता है। वहां पहुंचने पर इसके दोस्त बोलते हैं, अरे ये कोई खिलौना थोड़े ही है चिमटा। हामिद इसका उत्तर देता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रख लो तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मजीरे का भी काम ले सकता हूँ, और एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए, और तुम्हारे सारे खिलौने मिलकर हमारे चिमटा को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बाल बांका तक नहीं कर सकते, और यह चिमटा आंधी, तूफान, आग कहीं भी अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार है। हामिद के इस तर्क से सभी दोस्त परास्त हो जाते हैं। फिर भी उसे मजा चखाने के लिए और उसका दोस्त बोलता है, मोहसिन हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद सब समझते हुए कि मोहसिन इतना उदार तो नहीं है, यह केवल क्रूर मनोविनोद कर रहा है, फिर भी आगे बढ़कर हाथ फैलाता है और मोहसिन रेवड़ी निकालकर खुद ही अपने मुंह में डाल लेता है। इस पर सभी हंस पड़ते हैं और हामिद को थोड़ा लज्जित होना पड़ता है। दोस्तों के लाख चिढ़ाने पर भी हामिद अपने तर्कों से चिमटा को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करता है और सभी को परास्त कर देता है। हामिद सोचता है कि घर पहुंचने पर दादी बहुत खुश होगी, दिल से दुआएं देगी, परंतु घर पहुंचने पर चिमटा को देखकर
दादी सिर पीट लेती है, कहने लगती है कि यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया भी क्या है, एक चिमटा। सारे मेले में तुम्हें और कोई चीज़ नहीं मिली। हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां रोटी बनाते समय तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध भाव स्नेह में बदल जाता है और बच्चा हामिद बुढ़ा का पाठ खेलता है और बुढ़िया बालिका अमीना बन जाती है और वह रोने लगती है, दामन फैलाकर दिल से दुआएं देने लगती है। उधर हामिद के दोस्त जो खिलौना ले गए वो घर के अन्य बच्चों के साथ खींचतान में या पहरा देने की जो जुक्ति लगाते हैं उसे सजाते हैं। वकील को ऊपर मेज पर बैठाया जाता है। इन सब के क्रम में सभी टूट फूट जाते हैं, किसी के पैर टूट जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है उस खिलौने की। ऐसी स्थिति में दोस्तों के माता पिता के द्वारा उन्हें खूब डांट लगाई जाती है, चाटे भी पड़ते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी की जो कथा वस्तु है वह अत्यंत ही रोचक है और प्रभावशील है। साथ ही साथ इसमें पाठकों की संवेदना हामिद और उसकी दादी के प्रति छलक छलक पड़ती है। कहानी में बहुत सीमित पात्र हैं, हामिद, उसके दोस्त और उसकी दादी आमीना। गौण रूप में उसके माता पिता की चर्चा आती है। तो इस प्रकार जो भी पात्र हैं, पात्रों की भीड़ नहीं है और बाल मनोविज्ञान को उद्घाटित करने के लिए कहानीकार ने इन पात्रों की सम्यक प्रस्तुति की है। हम लोग तीसरा तत्व जो है संवाद या कथोपकथन, तो इसमें दोस्तों के साथ हामिद का जो संवाद है या जो दादी के साथ संवाद है, ये संवाद अत्यंत छोटे छोटे हैं और महत्वपूर्ण भी। देश काल और वातावरण का चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। इस कहानी में जो कांस्टेबल की बात आती है उसमें जुगीन यथार्थ है कि कुछ पुलिस वाले किस प्रकार से जो रिश्वत है उसे लेकर अपना घर भरना चाहते हैं और किस तरह से अल्लाह उन्हें सजा देता है। इसके साथ ही साथ जो बाजारवाद है, इस बाजारवाद में जो प्रदर्शन है, जो नीले चमकीले प्रदर्शन से अभिभूत होकर जिस प्रकार से हामिद के दोस्त गुणवत्ताहीन और अस्थिर चीज़ों को मोटी मोटी रकम देकर, ज़्यादा पैसे देकर खरीद लेते हैं और सब तत्काल टूट फूट जाते हैं। तो आज जो हमारा देश है या विदेश है, हर जगह बाजारवाद में भौतिकवादिता है, प्रदर्शन है। इससे बचने के लिए हामिद जैसा बुद्धिमान लड़का ही चिमटा खरीदकर उसकी गुणवत्ता को देखकर, उसकी उपयोगिता को देखकर एक आदर्श प्रस्तुत करता है। तो आज के बाजारवाद से निपटने के लिए यह बहुत आवश्यक है और इस दृष्टि से यह कहानी अत्यंत प्रासंगिक है। इस कहानी का उद्देश्य बाल मनोविज्ञान को उद्घाटित करना तो है ही, साथ ही साथ
सीमित साधनों के बीच भी जीवन जीने की कला की शिक्षा भी इसमें मिलती है। इतना ही नहीं, आज जो युवा वर्ग है उनकी श्रद्धा वृद्ध लोगों के प्रति से हट सी गई है। आज बहुत सारी समस्याएं मिलती हैं, लेकिन हामिद अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल रखता है और उनके लिए वह चिमटा खरीद कर लाता है। तो इस कहानी से हम सबको यह भी प्रेरणा मिलती है कि चाहे बाल वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, सभी वृद्धजनों का पूरी तरह ख्याल रखें, उनकी भी चिंता करें। ऐसी स्थिति में हम जब इस कहानी की पूरी तरह समीक्षा करते हैं तो इसकी जो गुणवत्ता है वह असंदिग्ध है। जहाँ तक इसकी भाषा की बात है तो इसमें हिंदी और उर्दू दोनों के प्रवाहपूर्ण शब्दों के प्रयोग हुए हैं। ऐसे भी प्रेमचंद को कलम का जादूगर और कलम का सिपाही कहा जाता है। कुल मिलाकर कहानी के जितने भी तत्व हैं, सभी तत्वों का निर्वाह इसमें मिलता है और इसलिए यह कहानी प्रभावोत्पादक बन गई है, सशक्त बन गई है और कहानी कला की दृष्टि से इस कहानी को सफल कहानी माना जा सकता है। तो इस कहानी को समीक्षात्मक दृष्टि से हम देखते हैं तो उसके जो तत्व हैं, कथा वस्तु रोचक है, सीमित पात्र योजना है और संवाद की स्थिति भी बहुत ही आकर्षक है, रोचक है। देश काल या वातावरण सशक्त रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसका उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण कहानी है। साथ ही साथ इसकी भाषा शैली अत्यंत भावानुकूल, रोचक और बाल मनोविज्ञान को उद्घाटित करने वाली है। तो अन्य जो कहानीकार हैं उन कहानीकारों से तुलना करने पर यह प्रतीत होता है कि सामान्य से गांव, साधारण से गांव में रहने वाले हामिद और अमीना को अपनी कहानी का प्रतिपाद्य बनाकर कहानीकार ने अपनी कहानी कला का परिचय दिया है। इस कहानी में जो शीर्षक है वह अत्यंत छोटा है और चूँकि पूरी कहानी उस ईदगाह के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इसका शीर्षक सार्थक है। इस कहानी में हमें नाटकीयता देखने को मिलती है। नाटक में जिस तरह से विभिन्न पात्र अपनी अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, उस प्रकार से यहाँ भी जो पात्र हैं वे नाटकीय गुणों से युक्त हैं और यह प्रेमचंद की विशेषता है, प्रेमचंद की कला है कि जब भी वे कोई चित्र खींचते हैं तो ऐसा लगता है, जब मेला का वर्णन करते हैं तो पाठक को मेला में उपस्थित कर देते हैं, मेला में जाकर खड़ा कर देते हैं। शहर में जो इमारतें आ रही है तो वहाँ पर पाठक को बिल्कुल स्पष्ट होता है कि बड़े बड़े जो रईस हैं उनके बाग बगीचे किस तरह से हैं, उनके भवन किस तरह से हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कवि या कहानीकार, उपन्यासकार अपनी आँखों से जिस चीज़ को देखता है उसे पाठकों के सामने यदि वो सजीव रूप में प्रस्तुत कर देता है तो उसकी कला सफल मानी जाएगी।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बालक के मन में किस तरह की बातें आती हैं और किस तरह से हम इमारतों को देखते हैं, मेला को देखते हैं। ये सब सजीव रूप में इससे पाठक साक्षात्कार कर लेते हैं। इसलिए समीक्षात्मक दृष्टि से यह कहानी अत्यंत सफल है और इसे बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। धन्यवाद।